सो हम लोगों ने अपनी ASP.NET क्लास में सी शार्प के कुछ बेसिक्स लास्ट टाइम पढ़े थे, और आज की जो हमारी क्लास है वो इंसर्ट पेशेंट रिकॉर्ड की है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि यहाँ पे हम पेशेंट रिकॉर्ड का एग्जाम्पल ले रहे हैं। आज की क्लास में बेसिकली हम सीखेंगे कि किसी भी रिकॉर्ड को डेटाबेस में कैसे इंसर्ट किया जाए with the help of web forms in ASP.NET। इसके लिए हम लोगों को जो प्री रिक्विजिट्स है वो ये है कि हमने पिछले क्लासेस में अपनी टेबल पेशेंट्स जो है वो क्रिएट कर ली थी, जिसमें हमने पेशेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ये सारे यहाँ पे हम लोगों ने कॉलम्स बना लिए थे। और इसीलिए ये हमारे पेशेंट टेबल की डिज़ाइन है। ये हमारे पेशेंट्स टेबल की डिज़ाइन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं, और ये उसमें कुछ डमी रिकॉर्ड्स इंसर्टेड है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डमी रिकॉर्ड्स इसमें पड़े हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारा कुछ डमी रिकॉर्ड्स पड़ा है। ये हमारा ASP.NET का फोल्डर है, हमारा प्रोजेक्ट है। सो हमने सिंपली अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है। सोल्यूशन के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट में हम लोगों को जो है एक फॉर्म बनाना है। सबसे पहले हम देखते हैं इस फॉर्म को एक्शन में। यहाँ से हम सीधे इस फॉर्म को रन करते हैं। तो जब आप रन करेंगे तो आपको यहाँ पे insert patient.aspx नाम का एक पेज दिखेगा, और इस पेज में आपको एक फॉर्म दिखेगा। इस फॉर्म में हम कुछ वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट नेम जॉन डो, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम मान लीजिए हमने डो लिख दिया। इनकी डेट ऑफ बर्थ आप देख रहे हैं, यहाँ पे कैलेंडर आ रहा है, इनका जेंडर, इनका फ़ोन नंबर, इनकी ईमेल john@test.com, इनका एड्रेस 123 स्ट्रीट, सिटी, मान लीजिए सिटी इनका हम लखनऊ ले लेते हैं, स्टेट यूपी, और कोई पोस्टल कोड 226001 ले लेते हैं। और जैसे इसको हम सबमिट करेंगे, यहाँ पे एक सक्सेस मैसेज आएगा, और उसके बाद जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया कि नहीं, अब हम चेक करेंगे। जब हमने यहाँ से देखा तो ये हमारा डेटाबेस है, इसमें हम फिर से वही क्वेरी रन कर देंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल DBO पेशेंट्स। सो हम यहाँ से सीधे क्वेरी रन करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स। इस तरह से हमने क्वेरी लिखी, और क्वेरी लिखने के बाद इसे हम रन करेंगे। तो देखिए जो हमने वो रिकॉर्ड इंसर्ट किया जॉन डो, वो रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गया, और यहाँ पे पेशेंट आईडी अपने आप इंक्रीमेंट हो गई। तो ये हमारा सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन था कि वो फॉर्म कैसे काम करेगा। ऑब्वियसली उस फॉर्म की डिज़ाइनिंग वगैरह में हम और काम कर सकते हैं, जैसे क्योंकि यहाँ पे हमारे बूट स्ट्रैप की क्लास है, तो मान लीजिए बूट स्ट्रैप में हमें फॉर्म को डिफरेंट तरीके से अरेंज करना है, वो अभी हम देखेंगे। तो अब हम इस तरह के फॉर्म को रिपीट करने के लिए यहाँ से ऐड पे जाते, और ऐड न्यू आइटम करके सबसे पहले एक पेज बना लेते, और इस पेज का नाम बनाएंगे ऐड पेशेंट। एग्जाम्पल के लिए हमने एक ऐड पेशेंट नाम का फॉर्म बनाया, और यहाँ पे हम साइट मास्टर में जाके ओके करेंगे, तो आपका ये फॉर्म बन जाता है। अब हम क्योंकि वेब फॉर्म मॉडल में हैं, तो हमें यहाँ पे ऐसा फॉर्म टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यूजुअली क्या होता है, फॉर्म रन एट इक्वल टू सर्वर ऐसे करके लिखा जाता है, पर हम ऑलरेडी वेब फॉर्म्स में हैं, तो हम यहाँ पे सीधे जो इनपुट एलिमेंट्स है उन्हें ले सकते हैं।
और जो हमारे इनपुट एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो हम एक हेडिंग दे देंगे, H1 H2 H3 जो भी आपको हेडिंग देनी है, कि इस हेडिंग में आप लिख देंगे ऐड पेशेंट फॉर्म। तो यहाँ से हमारा ये हेडिंग बन जाएगा। हेडिंग इज जस्ट फॉर जैसे HTML एलिमेंट टू शो कि हम इस फॉर्म के थ्रू क्या करने वाले हैं। अब जब भी हम लोग एक फॉर्म बनाते, सो फॉर्म बनाते समय हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि फॉर्म के अंदर एक तो हमारा लेबल होता है और एक इनपुट टेक्स्ट होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक लेबल ले लिया जिसके अंदर हम उस फॉर्म का लेबल दिखा सकते हैं, और एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स होता है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स, ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है एक फील्ड के लिए। जैसे इसका टेक्स्ट हमने लिख दिया फर्स्ट नेम, तो इस लेबल का टेक्स्ट हो गया फर्स्ट नेम। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स की हम एक आईडी दे देंगे txt फर्स्ट नेम, इस तरह से करके। तो ये हमारा सिंपली फॉर्म बन गया। ये फॉर्म हमने पहले भी पढ़ा है, पर यहाँ पे हम दोबारा से रिवाइज भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो जब आप इतना सा करेंगे और इसको व्यू इन ब्राउज़र करेंगे, तो आपको दिखेगा कि आपकी एक हेडिंग आ गई है और फर्स्ट नेम, और एक यहाँ पे हमारा ये बॉक्स आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगर आप इनको एक रो में रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए div क्लास इज इक्वल टू रो, और यहाँ पे लिखिए div क्लास इज इक्वल टू कॉलम। तो उस रो में हम पहला कॉलम बना रहे हैं, तो div क्लास इज इक्वल टू कॉलम MD4, यानी कॉलम मीडियम डिवाइस 4। टोटल विथ 12 होती है। जो जिन लोगों को नहीं पता उनको याद रखने के लिए, जब हम बूट स्ट्रैप में कोई भी पेज डिज़ाइन करते हैं, तो बूट स्ट्रैप में फुल विथ जो होती है वो होती है 12। ये इक्विवेलेंट होती है 100% के। तो 100% विथ ऑफ डिवाइस होती है 12, ये डेस्कटॉप के ऊपर। तो अगर हमने लिखा 4, तो 4 के हम 3 डिव्स बना सकते हैं, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 33% हो सकता है ये। तो हमने पहले लेबल को रख दिया कॉल MD4 में, और ऐसे डिव बना दिया, और फिर दूसरा जो यहाँ पे कॉलम लिया उसको हमने कॉल MD8 में रख दिया, और यहाँ पे हमने ये डिव बन गया। तो जो डिव हम ओपन करेंगे वो बंद भी करेंगे। तो ये हमारा हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम। एक टेबल क्या होती है, एक टेबल में इस तरीके से रोज और कॉलम्स होते हैं, राइट। ये सारे कॉलम हैं, ये रोज है। तो हम एक रो में अगर 3 कॉलम दिखाने हैं, तो वो तीनों कॉलम बनाने होंगे। तो एक डिव एक कॉलम है, दूसरा डिव दूसरा कॉलम है, तीसरा डिव तीसरा कॉलम है। तो वही यहाँ पे बना है। तो ये अभी हमने यहाँ पे पहले बाहर रो बनाई, फिर उस रो के अंदर हमने एक लेबल बनाया। ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी इसी तरीके की डिज़ाइन दे। ये जस्ट आपको बूट स्ट्रैप की एक स्टाइलिंग सिखाई जा रही है। और इस तरीके से हमने दूसरा कॉलम बनाया। तो एक 4 विथ का है, एक 8 विथ का है, टोटल 12 विथ हुई। अब हमारी रो कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से हम एक रो कंप्लीट कर देंगे डिव। और जब आप इसे रीलोड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका। सो फर्स्ट नेम, और यहाँ दिस विल अपीयर लाइक दिस। तो ये हमारा div क्लास रो है, और यहाँ पे ये इस तरीके से दिखाई देगा। अब ये फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम बनाना है, इसी को कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए लास्ट नेम, और इसकी जो आईडी लिख दीजिए वो लिख दीजिए txt लास्ट नेम। तो ये दूसरी रो में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से।
फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इन दोनों रो के बीच में अगर हम लोग को गैप देना है तो हम लोग स्टाइल के थ्रू भी दे सकते हैं। सबसे इजी तरीका, हम यहाँ पे एक एच आर टैग लिख देते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग है। तो इस तरीके से एक, आपको शायद ना दिखे बट एक बहुत ही लाइट कलर की लाइन आ गई, तो ये एक तरीका है। उसके बाद क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है उसको आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बाद में हम इसको जो है सी एस एस स्टाइल दे के बोल्ड भी कर सकते हैं, वो बाद में हम करेंगे। तो ये हमारा एक तरीका है, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी फील्ड्स हैं वो आपको बना लेनी है। फील्ड्स कैसे पता करेंगे? फील्ड्स जो, जैसे देखिए पहला पेशेंट आईडी टू आईडी आपकी प्राइमरी की है, ये डेटाबेस में अपने आप बढ़ेगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगी, तो ये आपको फॉर्म में नहीं देनी है। फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है। अब आता है डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ के लिए एक कैलेंडर दिखाना पड़ेगा। तो कैलेंडर दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमने जैसे ये कॉपी किया और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे हम लोग कैलेंडर ला सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सिंपल, आईडी इज इक्वल टू कैलेंडर ऐसे आ सकता है। या फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंपल केस किया है कि आप टेक्स्ट बॉक्स ही लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल है, एक तो मैं पहले दिखा देता हूँ कैलेंडर कैसे दिखता है। सो व्यू इन ब्राउज़र करते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से कैलेंडर दिखेगा, ताकि उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाए, ठीक है। इस तरीके से कैलेंडर दिखेगा। दूसरा, इसका एक और इजी तरीका होता है कैलेंडर दिखाने का, क्योंकि ब्राउज़र अपने आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट को कैलेंडर मानता है। तो इसको हमने लिखा txt डेट ऑफ बर्थ, रन एट सर्वर कर दिया, css क्लास फॉर्म कंट्रोल दे दी। जो css क्लास फॉर्म कंट्रोल है वो बूटस्ट्रैप की फॉर्म, बूटस्ट्रैप की एक क्लास है जो हम लोग इनपुट टेक्स्ट बॉक्स को देते हैं। तो आप लोग सब लोग एक नोट बनाएंगे, css class is equal to form control is given to input type is equal to text in html, और जो html में input type is equal to text होता है वो ASP.NET में ASP text box होता है, ठीक है। ऐसे वो ASP text box होता है, तो ये याद रखिएगा, ऐसे ओपन होता है और ऐसे बंद होता है, ठीक है। और फिर इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट लिखे जाते हैं, जैसे एट्रीब्यूट होते हैं जैसे आईडी, कि इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी क्या है, इसकी सीएसएस क्लास आप लिख सकते हैं। तो अगर HTML में लिखना है तो HTML में ऐसे लिखा होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, छोटा सा नोट है, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। वहाँ पे फॉर्म क्लास एट्रीब्यूट होता है, पर क्योंकि क्लास जो है वो एक रिजर्व कीवर्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग उसको CSS क्लास लिख लेते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा, और ये इसमें लिखा जाता है। तो CSS क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। ओके, सो यहाँ पे वही चीज़ ASP टेक्स्ट बॉक्स हो रही है, क्योंकि हमें इन्हें सर्वर पे रन करना है। ओके, तो इसमें बस हमने चेंज किया है कि टेक्स्ट मोड को हमने डेट बना दिया है। वी हैव सेट द टेक्स्ट मोड एज डेट, ये याद रखिएगा, ये छोटी सी नया हम लोग ने यहाँ पे जोड़ा है, टेक्स्ट मोड इज इक्वल टू डेट। बाकी किसी में हमने टेक्स्ट मोड नहीं लिखा है, तो यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट आईडी है, और यहाँ पे हमने, ये लेबल है हमारा, लेबल से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे लेबल भी हम लिख देंगे डेट ऑफ बर्थ। तो अभी तक देखिए हमने क्या किया है, पहले सबसे पहले एक लेबल दिया जिसमें फर्स्ट नेम मांगा यूजर से,
उसको कहा txt फर्स्ट नेम, ये टेक्स्ट बॉक्स था। दूसरा लेबल लिया, उसमें हम लोगों ने लास्ट नेम मांगा यूज़र से और उसमें टेक्स्ट बॉक्स दिया ऐसे, उसको कहा txt लास्ट नेम। और यहाँ पे हम कह रहे हैं टेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, और इसकी जो हम लोगों ने CSS क्लास दी फॉर्म कंट्रोल, और टेक्स्ट मोड में डेट लिख लिया। तो अगर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स को डेट की तरीके से ब्राउज़र पे दिखाना है तो आप ये कर सकते हैं, सबसे छोटी ट्रिक है। अब हम इसे रीलोड करेंगे, ये देखिए, तो ये डेट ऑफ बर्थ आ गया और ये आ गया, ठीक है। इसकी अब ये एज अ टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, एज अ टेक्स्ट बॉक्स नहीं दिखाना है, इसको हमें एज अ लेबल ही दिखाना है। सो इसको हम नहीं कहेंगे, ठीक है। और इनके बीच में भी, क्योंकि ये तीसरी रो में आ रहा है, तो इनके बीच में भी एक HR टैग, HR मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन टैग हम बना देंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ। और जो हमारा फर्स्ट नेम है, इस फर्स्ट नेम को भी हम फॉर्म कंट्रोल क्लास दे देंगे, जो नॉट लेबल बट जो टेक्स्ट बॉक्स है। जितने भी टेक्स्ट बॉक्स आप बनाएंगे सबको CSS क्लास फॉर्म कंट्रोल, ये CSS की क्लास है, सॉरी फॉर द नॉइज। ये आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे यूज़र अपना भरेगा, तो ये बूट स्ट्रैप के थ्रू आपकी स्टाइलिंग आ जाती है इस तरीके से। अब ठीक इसी तरीके से आप अपने सारी फील्ड्स के लिए, जैसे जेंडर, अब देखिए जेंडर में जैसे मेल फीमेल या अदर, इस तरीके का रिकॉर्ड इंसर्ट करा जा सकता है, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे जेंडर की डिज़ाइन किया था, तो आपने जेंडर को एन वेरकेयर रखा था, तो इसमें आप कोई भी वैल्यू ला सकते हैं, ठीक है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले तो हम फिर एक और रो कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। सो लेट्स कॉपी अनदर रो। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर खिसका देते हैं, इसको इधर खिसका देते हैं। तो अब हमने ये चौथी रो यहाँ पे ऐड की है। इस रो में हम लोग जेंडर, यूजर से कहेंगे आप अपना जेंडर बताइए, ठीक है। और जेंडर बताने के लिए हम लोग उसको कहेंगे, यहाँ पे हम ASP ड्रॉप डाउन लिस्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिलेगी ASP ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं, जब आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देनी हो तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट को ऐसे ड्रैग कीजिए और आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐसे आ जाएगी, ठीक है। हमने कोड पहले रख रखा है, और ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आपको लिस्ट आइटम जोड़ना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जितने भी आपको एलिमेंट देने हैं, तो उन्हें आप एज अ लिस्ट आइटम जोड़ सकते हैं। सो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट की आईडी जो है, वो हम लोग यहाँ से ले लेंगे DDL जेंडर, ठीक है। सो अभी मैं आपको नेमिंग कन्वेंशंस भी बता दूंगा सारे। जो टेक्स्ट बॉक्स है उनको हम TXT और डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से लिखते हैं, TXT लास्ट नेम, TXT फर्स्ट नेम। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसे हम लोग DDL करके बुलाते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, और ड्रॉप डाउन लिस्ट जेंडर करके यहाँ पे दिखाते हैं। सो ये हमारा है। सो जब हम लिस्ट आइटम जोड़ते हैं तो इसमें हम लोग लिस्ट आइटम में भी, जैसे मान लीजिए हमें एक अदर वैल्यू भी जोड़नी है, तो इस तरीके से लिस्ट आइटम में टेक्स्ट क्या दिखाना है यूज़र को वो लिख देते हैं, और उसकी वैल्यू डेटाबेस में क्या जाएगी वो लिख देते हैं। तो ये टेक्स्ट है जो यूज़र को दिखेगा फ्रंट एंड पे, और वैल्यू जो है वो डेटाबेस में जाएगी। तो यहाँ पे भी हम अदर लिख देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे यूज़र को MF दिखाएं, या डेटाबेस में MF सेव कर ले, वो आपके हाथ में है। तो आपने जिस तरीके से भी डेटाबेस को डिफाइन किया
उस हिसाब से आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट की वैल्यू देते हैं। तो ये हमारा div क्लास रो है और इसके अंदर हम ये देते हैं। सो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब इसको हम जब रीलोड करेंगे अपने फॉर्म को, तो आप देखेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। ठीक है, अब इसकी क्लास बाकी क्लासेस से अलग लग रही है, तो इसको भी हम लोग, ये रन एट सर्वर तो ठीक है, इसको भी सी एस एस क्लास फॉर्म कंट्रोल दे देंगे। सी एस एस क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। तो ये ए एस पी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अगर आपको इसका कोड लिखना नहीं आ पा रहा है तो यहाँ से सीधे ड्रैग कीजिए, ये अपने आप लिखा हुआ आएगा। इसके एक आईडी दीजिए और ए एस पी लिस्ट आइटम टैग होता है। ये जो लिस्ट आइटम टैग आप यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं। ठीक है, लिस्ट आइटम टैग। अदरवाइज आप इसको सिंपली ऐसे लिखे ए एस पी लिस्ट आइटम और यहाँ से उसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ले आइए। ठीक है, अगर आप इसके डिज़ाइन मोड में जाते हैं, ये इसका डिज़ाइन मोड है, तो आप इस डिज़ाइन मोड में इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं एलिमेंट्स की। कि इसके ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है। इसमें आइटम्स क्या क्या होंगे वो एक कलेक्शन करके लिखा है। और ये देखिए, यहाँ से भी आप और आइटम्स ऐड कर सकते हैं। तो ये इसमें आईडी और आइटम में एक कलेक्शन होता है। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ ये कैसे आया। ये हमारा सोर्स व्यू होता है, ये हमारा डिज़ाइन व्यू होता है। अगर आप किसी ड्रॉप डाउन लिस्ट से काम कर रहे हैं तो उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के पास यहाँ पे एक एरो होता है। ठीक है, इस एरो में से एडिट आइटम होता है। उस एडिट आइटम में जाके भी आप यहाँ से भी एक लिस्ट आइटम ऐड या रिमूव कर सकते हैं। सो ये आपका, अगर आपको इस तरह कोड लिख के नहीं करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, एंड लेटर कभी हम उस तरीके से भी करके दिखाएंगे। तो ये हमारी हो गई अनदर रो, यहाँ पे हमने यूज़र से उसका जेंडर पूछ लिया। मेरी कोशिश ये है कि हर तरीके का रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर सकें। अब यहाँ पे उसके बाद आपका जेंडर के बाद फ़ोन नंबर है, ईमेल है, एड्रेस है, राइट। सो फ़ोन नंबर, ईमेल और एड्रेस के लिए भी आपको टेक्स्ट बॉक्स ही यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ से हम पहले तो ये हटा देते और यहाँ पे टेक्स्ट कह देते हैं फ़ोन नंबर। ठीक है, और इसमें हम लोग जो है फ़ोन नंबर इंसर्ट कराएंगे यूज़र से। फ़ोन नंबर के लिए हम सिंपली टेक्स्ट बॉक्स ही यूज़ करने वाले हैं और टेक्स्ट बॉक्स को ही हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट आईडी इज इक्वल टू टी एक्स टी फ़ोन नंबर और ये दिखने लगेगा हमारा फ़ोन नंबर। फिर इसे कॉपी करेंगे, फिर हमें ईमेल चाहिए, टी एक्स टी ईमेल, और यहाँ पे हम लिख देंगे ईमेल। अब देखिए, जो ईमेल होती है उसका टेक्स्ट मोड हमें ईमेल रखना है। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि जब हमने HTML में सीखा था तो हमने कई तरीके के इनपुट टाइप सीखे थे। हमने सीखा था इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, हमने सीखा था इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। आप उस चैप्टर को रिकॉल कीजिएगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। इस तरीके के जो है हमारे इनपुट टाइप्स होते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड भी होता है, हमने वो भी सीखा था, और काफ़ी सारे टाइप के इनपुट सीखे थे जब हमने HTML फॉर्म चैप्टर पढ़ा था। तो उसमें आप रिकॉल कीजिएगा, ये सारा है, और वो चैप्टर भी प्लेलिस्ट में ऐडेड है, तो आप जाके कभी भी उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये था, पर आपको समझ में अब तक आ जाना चाहिए था कि जो ASP टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, उसमें सेम वही चीज़ लिखी होती है, पर उसका लिखने का तरीका कुछ अलग होता है। तो जैसे उसमें हम क्लास लिखते थे समथिंग,
तो इसमें वो CSS क्लास हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट मोड हो जाता है। ये टेक्स्ट मोड क्या है, टेक्स्ट मोड डेट हो सकता है, टेक्स्ट मोड ईमेल हो सकता है, ऐसा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि टेक्स्ट मोड ईमेल है। ऊपर टेक्स्ट मोड जो है वो एक जगह भी हम लोग ने किया था, डेट ऑफ बर्थ में, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट मोड जो है डेट कर दिया था। तो ये बेसिकली इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और इस पे एक वैलिडेशन अपने आप जुड़ जाएगा। अगर यूजर ने वहां बिना ईमेल लिखे एंटर किया तो एक थोड़ा सा वैलिडेशन आएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब हम इसे रन करेंगे सर्वर पे, सो मैंने लेबल को भी ये दे दिया। लेबल को बेसिकली जो हमें क्लास देनी है वो फॉर्म लेबल क्लास देनी है। लेबल होगी फॉर्म लेबल और टेक्स्ट होगा फॉर्म कंट्रोल। ये आज के कोड जब आपको मिलेगा तो आप जो है उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, तो आपको और अच्छे से ये सब समझ में आएगा। तो लेबल को जितने भी लेबल हम यूज़ करेंगे उसको क्लास जाएगी फॉर्म लेबल। और जैसे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट को जो क्लास जाएगी वो फॉर्म कंट्रोल, CSS क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। ये अब हम इसको रिलोड करते हैं। ये देखिए सेलेक्ट जेंडर भी ऐसे आने लगा, इसमें वैल्यू आने लगी, ये सारे लेबल आने लगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब हम इसका सोर्स कोड देखेंगे ना, तो सोर्स कोड में आपको वही HTML दिखेगा जो आपने पहले सीखा था। ये देखिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, राइट। ऊपर इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। सो बेसिकली .NET में उसको रन करने के लिए वो हम लोग टेक्स्ट मोड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट मोड एट्रीब्यूट। बट वो एक्चुअली में जब HTML में पार्स होके दिखाई देता है तो वो टाइप इज इक्वल टू ईमेल, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऐसे हो जाता है। तो धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने ये किया है, अब हम इस कोड को समझा देते हैं। तो यहाँ पे हमने वही किया है कि हमने एक जो है सबसे पहले फ़ोन नंबर ले लिया, फिर ये देखिए ईमेल ले लिया, फिर यहाँ पे हमने एड्रेस ले लिया। एड्रेस में भी हमने कोई खास नहीं किया, वो सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स है और वो ऐसे दिखाई देगा। फिर हमने सिटी ले लिया, सिटी भी एक टेक्स्ट बॉक्स है। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टेट ले लिया। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि सिटी और स्टेट को हम लोग ड्रॉप डाउन भी दे सकते हैं, वो हम लोग बाद में भी सीखेंगे, क्योंकि यूज़र को सारे स्टेट और सारे सिटी ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी दिए जा सकते हैं। पर यहाँ पे हम उन्हें सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स दे रहे हैं। फिर एक हमने यहाँ पे TXT पोस्टल कोड ले लिया और इस तरीके से हमारा फॉर्म जो है ये इंसर्ट इंसर्ट पेशेंट फॉर्म जो है क्रिएट हुआ। और फाइनली हमने एक बटन लिया, ठीक है। मैं बटन ऐड करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको जो है बटन का आइडिया हो जाए। तो जब आपके फॉर्म में आप सारे इस तरीके से टेक्स्ट लिख लेते हैं तो आप यहाँ से एक बटन करते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। और बटन को क्लास हम लोग कुछ दे देते हैं BTN सबमिट या ऐड BTN सबमिट, जो भी आप इसका नाम दे रहे हैं वॉट एवर। तो आप इस तरीके से एक क्लास का नाम दे देते हैं। और अभी देखिए ये जो ऐड पेशेंट फॉर्म है, तो ऐड पेशेंट फॉर्म का एक कोड बिहाइंड भी है। ये
यहाँ पे अभी सिर्फ एक पेज लोड मेथड ही लिखा गया है। ऐड पेशेंट के फॉर्म में जब हम यहाँ से डिज़ाइन में जाते हैं और इस बटन पे डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक किया, ठीक है, सो एक अपने आप यहाँ पे मेथड जुड़ जाता है, ऐड बटन क्लिक सबमिट। ये मैंने कल भी बताया था। और फिर अब बटन क्लिक होने पे क्या करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। सो प्लीज कल वाला जिसने भी क्लास नहीं देखा, कल वाली क्लास जिसने नहीं अटेंड की थी, वो उस वीडियो को दोबारा देखिए। मैंने वहाँ पे आपको समझाया था कि बटन के क्लिक होने पे कैसे हम इवेंट को चेंज कर रहे थे। तो बेसिकली ये याद रखना है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो यहाँ पे फॉर्म दिखाई देगा, फॉर्म में बटन दिखाई देगा। ये कह रहे कि एरर ये आ रहा है कि डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर बटन क्लिक सबमिट, ठीक है, क्योंकि हमने अभी कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है उसके पीछे कि बटन क्लिक सबमिट पे क्या होगा। और आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि जब आपने ये किया तो यहाँ पे ऑन क्लिक इज इक्वल टू वो आ गया, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसमें फिर आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि बटन क्लिक होने पे क्या होगा, ठीक है। जैसे हम सिंपली कहते हैं कि बटन क्लिक होने पे जो txt ईमेल है वो एम्प्टी हो जाएगा, एक एग्जांपल के लिए। तो जैसे हम कहते txt email डॉट टेक्स्ट, जो हमारा txt ईमेल का एलिमेंट है उसका जो टेक्स्ट है वो ये एम्प्टी हो जाए, एक एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोगों ने कोड बिहाइंड में पीछे सेव किया है तो हमें प्रोजेक्ट को दोबारा रन करना पड़ेगा। अभी जब मान लो ईमेल में मैंने कुछ लिखा, बटन क्लिक किया, तो एक तो देखो वैलिडेशन आ गया। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल लगाने की वजह से, यानी टेक्स्ट मोड इज इक्वल टू ईमेल लगाने की वजह से यहाँ पे ये आ गया। अब हम ईमेल एंटर करते हैं, ठीक है, जैसे हम एंटर करेंगे वो देखिए वो एम्प्टी हो गया, ठीक है। मैं फर्स्ट नेम कुछ भर देता हूँ, लास्ट नेम कुछ भर देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ कुछ भर देता हूँ, जेंडर कुछ भर देता हूँ, फ़ोन नंबर कुछ भर देता हूँ, ईमेल कुछ भर देता हूँ। बाकी को मैंने एम्प्टी नहीं किया है, बाकी को मैंने एम्प्टी नहीं किया है, मगर यहाँ पे देखिए बाकी सारे वहीं रहे बटन दबाने के बाद, लेकिन ये खाली एम्प्टी हो गया क्योंकि हमने कहा था कि भैया जब बटन क्लिक हो जाए ना तो ये इसको एम्प्टी कर देना। तो ये याद रखिएगा। तो ये सब हम लोग आगे सीखेंगे और अच्छी तरीके से भी। तो ये एक सिंपल तरीका है कि बटन क्लिक होने पे आप अपने कोड बिहाइंड में जाके कोड को किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, ये है। अब आते हैं ऐड पेशेंट पे। तो ये हमने आपको सिर्फ एक टेस्ट पेज बना के दिखाया क्या किया जाता है। तो यहाँ पे भी ठीक उसी तरीके से इस पेज पे भी लिखा है। तो इस पेज पे जब हम लोग व्यू ब्राउज़र में करेंगे इस पेज को, तो ये ऐसा ही पेज है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ने स्टाइलिंग इस तरीके की रखी है। आप इसकी स्टाइलिंग और थोड़ी सी बेहतर करना चाहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया कि आप किस तरीके का इंटरफेस और दिखा सकते हैं। इफ़ यू वांट, आप एक ऐसा इंटरफेस भी दिखा सकते हैं जिसमें आपका साइड बाय साइड ऐसे लेबल्स आए। सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसा यहाँ पे इंसर्ट होगा। एंड जस्ट फॉर टीचिंग मैं यहाँ पे बीच में एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ थ्रू HR टैग, ताकि हमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो अच्छी तरीके से दिखाई दे। ये आप लोग अपने कोड में ऐड कर लीजिएगा। तो आपके डेटाबेस में इससे हमने क्या सीखा अभी तक कि हमारे डेटाबेस में जब हमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना होता है, मान लीजिए आप लोग एज अ टेस्ट डॉक्टर का रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, तो आप जो है इसकी डिज़ाइन देखेंगे, इसके पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्पेशलिटी है, फ़ोन नंबर ईमेल रूम नंबर है। ये क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ये जो है ये
डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसमें, ठीक है? ये आपको फॉर्म में डालने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर आईडी भी आइडेंटिटी और आइडेंटिटी सीट दोनों है इसमें, तो ये भी ऑटो इंक्रीमेंट है। तो हमें सिर्फ डॉक्टर को ऐड करते समय 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट देने पड़ेंगे। तो ये आज आप लोग का होमवर्क भी रहेगा। इस फॉर्म को देख के आपको ऐड डॉक्टर भी बनाना है। अब ये हमारा फॉर्म है, तो इसका मतलब ये हो रहा है। अब एक सिंपल सा चीज याद रखिए, जब हम फ्रंट एंड से कोई वैल्यू को भर के, ठीक है, एक बटन को प्रेस करते हैं, तो इस बटन में जो कुछ भी फिल हुआ होता है, सॉरी इस बटन में नहीं, इस इन इनपुट्स में जो भी फिल हुआ होता है, वो वैल्यू जो है वो सर्वर पे पोस्ट हो जाती है, ठीक है? यानी जब हमने ये वैल्यू भर के इस बटन को क्लिक किया, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सर्वर पे पोस्ट हो जाती है। और अगर इसका हमने क्या लिखा था, txt फर्स्ट नेम, और इसका क्या लिखा था, txt लास्ट नेम। तो जो इनके हमने इन वेरिएबल्स को नाम दिए, इन इनपुट्स को जो आईडी दी है, जैसे ये देखिए ना, txt लास्ट नेम, txt फर्स्ट नेम, ये जो हमने आईडी दी है इन इनपुट्स को, कहाँ गया, उन आईडीज के आगे अगर हम ऐसे लिखते हैं डॉट टेक्स्ट, ठीक है, डॉट टेक्स्ट, तो ये जो वैल्यूज हैं सर्वर पे जो पोस्ट की गई वो वैल्यूज रिट्रीव हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जब कभी बटन सबमिट होगा, तो हमें ये सारी वैल्यूज हमारे सी शार्प कोड को मिल जाएंगी, ठीक है? तो ये जो हमारे सी शार्प कोड है, इसके बटन सबमिट क्लिक इवेंट पे, ये जो बटन सबमिट क्लिक इवेंट है, इसके अंदर हम पूरा कोड लिख रहे हैं। यानी कि जब बटन क्लिक हो गया, दो इवेंट है, एक तो पेज जब लोड हुआ तो कह रहे उस पे तो कुछ नहीं कर रहे, पर जब बटन सबमिट हुआ तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो सारी हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है, जैसे पोस्टल कोड, गेट डेट, ये सारा कुछ, इनको हम लोग यहाँ से उठा ले रहे हैं। ये देखिए, txt first name dot text, txt last name dot text, txt date of birth, और अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का कैसे टेक्स्ट उठाया जाता है, उसकी आईडी, तो ddl gender डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, ड्रॉप डाउन लिस्ट में डॉट सेलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, और टेक्स्ट बॉक्स में डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है उस वैल्यू को पिक करने के लिए जो सर्वर पे पोस्ट की गई है। इसी जगह पे अगर मान लीजिए हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी होती, तो ये आप लोग सब लोग नोट बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मेरे पास एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी होती, ठीक है, जैसे जहां पे हमें यूजर को एक सेट ऑफ वैल्यूज में से ही वैल्यू सेलेक्ट करानी होती है, वहां ड्रॉप डाउन लिस्ट देते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए, जैसे उस ड्रॉप डाउन लिस्ट की आईडी है ddl जेंडर, तो जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो है सेलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी, ओके। इस तरीके से हमें ये सारी वैल्यू हमारे सर्वर को मिल गई। उस अब हम लोग एक छोटा सा
एसक्यूएल कमांड भी सीखते हैं। जैसे ये पेशेंट है, तो इसमें पेशेंट पे ये देखिए ये सारे कॉमन कॉलम है। तो हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू पेशेंट्स। अगर हमें किसी भी टेबल में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं। तो एक छोटी टेबल बनाते हैं पहले, एक यहाँ पे टेबल बनाते हैं। इस टेबल का नाम रखते हैं टेस्ट टेबल है ये हमारी। तो इस टेबल में मान लीजिए हमने कहा यूजर नेम, और इसको हमने कह दिया varchar 50, वेरिएबल सेट ऑफ कैरेक्टर्स 50 इसमें आ सकते हैं, ठीक है। और हमने कहा ईमेल varchar 50, और ऐसे लिख लिया ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, और इसको हम लोगों ने कह दिया एनकेयर। मान लीजिए हम उनकी ईमेल पे ओटीपी भेजेंगे और जो भी उनकी ईमेल पे ओटीपी गया होगा वो यहाँ पे ले लेंगे। तो ये 3 है यहाँ पर। और एक कह दिया यूजर आईडी, ठीक है, इसको हम कह देंगे ये इंटीजर है। तो ऐसे कर दिया। अब इसके टेबल डिजाइनर में जो आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन है, यूजर आईडी देखिए सेलेक्टेड है, तो हमने कहा आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को यस कर दिया, ठीक है। तो यूजर आईडी जो है वो आइडेंटिटी बन गया, ऑटो इंक्रीमेंट बन गया, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी इंक्रीमेंट 1 और शुरुआत होगी 1 से। अगर आप कहते हैं शुरुआत करो 10 से, ठीक है, तो वो कहेगा ठीक है भैया शुरुआत 10 से कर देंगे। तो अभी चेक करते हैं। तो हमने इसको कर लिया और इसे सेव किया, और इसका नाम हमने रखा यूजर्स, ठीक है। तो ये एक हमारा छोटा सा टेबल बन गया। यहाँ दिख नहीं रहा है, रिफ्रेश किया, टेबल यूजर आ गया, सेलेक्ट किया, तो अभी यूजर टेबल में तो कुछ नहीं पड़ा है। तो हम यहाँ पे इंसर्ट कमांड सीखते हैं। इंसर्ट इनटू, एक कमांड तो हमने सीखा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल अगर हम लिखते हैं, और टेबल का नाम यहाँ पे जो भी हो, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। सो क्यों ऐसा रो रहा है ये, अभी पता नहीं। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उस टेबल के सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं। पर हमें इंसर्ट करना हो उसमें, तो हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू, ठीक है, यूजर्स। तो जो भी यूजर्स टेबल है हम कह रहे हैं उसमें इंसर्ट करेंगे। और क्या क्या, तो हमने कहा यूजर नेम इंसर्ट करेंगे, और उसी केस में लिखते हैं जिस केस में था। ऑल्दो ये केस इनसेंसिटिव होता है, पर यूजर लिखेंगे, ईमेल और ओटीपी, ये 3 चीजें इंसर्ट करेंगे। और वैल्यूज क्या क्या इंसर्ट करेंगे, जो जो वैल्यू, जैसे हमने कहा पहला यूजर नेम है जॉन, उसकी ईमेल है john@test.com, उसका ओटीपी है 1234। ऐसा कुछ ट्राई करते क्या होता। देखिए 1 रो अफेक्टेड। और अब हम कहते हैं जरा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स करके दिखाओ कि उसके अंदर कौन सी वैल्यू आ गई है। जैसे एग्जीक्यूट करते, वो हमने एक्चुअली दोनों को रन कर दिया तो वो आ गई। तो यहाँ पे 2 जॉन आ गए, 1 और 2। ये देखिए इस पे मैंने कहा था ना यूजर आईडी 10 से चालू करो, तो अब वो 10 और 11 हो गई, ठीक है। सीड का मतलब होता है कि आप कहाँ से चालू कर रहे हैं। तो हमने कहा कि अब एक ज्यादा होगी, तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम यूजर्स
वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू 11। हम कह रहे हैं कि यूजर टेबल में से डिलीट कर दो जहां यूजर आईडी 11 है। सिर्फ इतना सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया और फिर अब सिर्फ इतना सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया तो वो एक रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने एक सिंपल सा कमांड सीखा, इंसर्ट इनटू कमांड। इंसर्ट इनटू यूजर्स, तो हम इंसर्ट इनटू में टेबल का नाम लिखते हैं, फिर उस टेबल में क्या क्या कॉलम इंसर्ट करने वो सारे कॉलम की वैल्यू, सारे कॉलम के नाम लिखते हैं कॉमा सेपरेटेड। तो बेसिकली आपने जब टेबल को बनाया था तो वहां पे आपके पास सारे नाम होते, वही आप इंसर्ट इनटू में लिखने लगते। तो यूजर के बाद ऐसे पेरेंथेसिस लगाते। तो इसका जो जेनेरिक फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इंसर्ट इनटू टेबल, टीबीएल नेम जो भी आपके टेबल का नाम है, फिर ब्रैकेट लगाइए और ब्रैकेट के अंदर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जितने भी कॉलम है वो लिखिए और फिर यहाँ पे वैल्यूज लिखिए और कॉल इसी सेम ऑर्डर में, ऑर्डर याद रखना चाहिए। तो कॉलम 1 की वैल्यू, कॉल 1 की वैल्यू, कॉल 2 की वैल्यू और कॉल 3 की वैल्यू। ये तीनों वैल्यू ऐसे यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए और जब आप इसको करेंगे तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे उसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट किया जाता है। तो अब बटन क्लिक करने पे हमें क्या क्या करना है। हम बेसिकली फॉर्म क्यों भर रहे हैं, हम यूजर से कह रहे हैं कि फॉर्म भरो ताकि हमें आपका डेटा मिले। तो फॉर्म आपने भरा, आपका डेटा मिला। अब इस डेटा को हम एक एक करके उठाएं और उस इंसर्ट इनटू वाले एसक्यूएल में इसे कॉन्कैटिनेट कर दें। ठीक है, बेसिकली ये जो एसक्यूएल कमांड है, इस एसक्यूएल कमांड में उन वैल्यूज को डाल दे। और आपने सीखा था वेरिएबल्स, लास्ट क्लास में आपने वेरिएबल्स के बारे में सीखा था कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो वैल्यू को स्टोर करते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास सीधी सीधी वैल्यूज है, हमारे पास तो भैया ये सीधी सीधी वैल्यूज ही है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि फॉर्म भर के इन वैल्यू को उठा के उस एसक्यूएल में करना है। पर हमारी जो डॉट नेट एप्लीकेशन है, उस डॉट नेट एप्लीकेशन को ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस है कहाँ, डेटाबेस कहाँ है। डॉट नेट एप्लीकेशन पूछेगी आपसे कि चलो ये तो हम समझ गए भैया, फॉर्म आ रहा है, वैल्यू आ रही है, इंसर्ट करना है, कहाँ करना है। तो ये डेटाबेस की जानकारी हमें मिलती है कनेक्शन स्ट्रिंग में। ये हमने सीखा था कि जब कभी भी आप किसी डेटाबेस से कनेक्ट करते रिकॉर्ड्स को व्यू करने के लिए, तो आपके पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनता है, वो यहाँ पे है वेब कॉन्फ़िग फाइल में। तो ये देखिए वेब कॉन्फ़िग फाइल में एक कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई है और उसका नाम है हॉस्पिटल डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग। ये आप सबने बनाई होगी और आप सब अपने वेब कॉन्फ़िग फाइल को चेक कीजिएगा, यू विल सी। ये कनेक्शन स्ट्रिंग ये कह रही है कि ये जो सर्वर है, आप सबने अपने कंप्यूटर में विजुअल स्टूडियो जब इंस्टॉल किया और उसके बाद एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद एसक्यूएल एक्सप्रेस इंस्टॉल किया, तो एक सर्वर बन गया। उसी सर्वर से हम कनेक्टेड हैं, ये देखिए सेम वही सर्वर। तो ये कह रहे हैं उस सर्वर में एक हॉस्पिटल डीबी नाम का
कैटलॉग है, डेटाबेस है बेसिकली, उस डेटाबेस को कनेक्ट किया हुआ है कनेक्शन स्ट्रिंग में। अगर मान लीजिए मुझे सेम इसी एप्लीकेशन से 4 और एप्लीकेशंस को कनेक्ट करना है, तो मैं इसी कनेक्शन स्ट्रिंग टैग के अंदर एक और कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेता हूँ। इसका नाम बना लेता हूँ ट्रेडिंग डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग, और कह देता हूँ कि जो ट्रेडिंग डीबी है नॉर्थ विंड वाला हमारा, उसे कनेक्ट कर लो इस वाले में। तो उसका नाम क्या है, क्या है कोई नॉर्थ विंड। तो हम के नॉर्थ विंड, ये एक दूसरा डेटाबेस है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके केस में भी हो, मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ। तो अब हमारे सिस्टम में दो कनेक्शन स्ट्रिंग्स अवेलेबल है, एक हॉस्पिटल डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग जो हॉस्पिटल डेटाबेस से इसी सर्वर में कनेक्ट कर रही है, और एक ट्रेडिंग डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग जो इससे कनेक्ट कर रही है, ठीक है, नॉर्थविंड डेटाबेस से। सो यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ कनेक्शन स्ट्रिंग्स है, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये सब आपको बताने के लिए मैंने बताया। सो जैसा हमने कहा कि हमें सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन को बताना पड़ेगा डेटाबेस कहाँ है, वो तो उसे पता चल गया कनेक्शन स्ट्रिंग से, पर इसके लिए कुछ लाइब्रेरीज लगेंगी। यहाँ पे जो ये नेम स्पेसेस है, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट और सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन, बेसिकली अगर हमें वेब कन्फिग से कुछ भी पढ़ना है तो हमें सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन नेम स्पेस का यूज करना पड़ेगा। और अगर हमें एसक्यूएल क्लाइंट पे रिकॉर्ड को भेजना या रिकॉर्ड को पढ़ना है एसक्यूएल सर्वर पे, तो हमें सिस्टम डॉट डेटा में से एसक्यूएल क्लाइंट नेम स्पेस को यूज करना पड़ेगा। ये पूरी लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की है। अब इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद इन लाइब्रेरीज में बहुत सारे मेथड्स हैं, उन मेथड्स का इस्तेमाल करके हमने अपने सिस्टम को बताया कि स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग, आपको याद होगा हम वेरिएबल कैसे बनाते, वेरिएबल में हम डिक्लेयर करते स्ट्रिंग। तो हमने कहा हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, अभी मैं देखो इसको भगा देता हूँ, ये भी रोने लगा, कह रहा कहाँ गया। तो जो ये सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन है उसी में ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आता है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में कनेक्शन स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसमें बस आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस नाम को लिख देना है जिस नाम के थ्रू आपने उस सर्वर पे उस कैटलॉग को यानी उस डेटाबेस को कनेक्ट किया है। ये कोड आप सबको मैं दे दूंगा, ये कोड आप लोग हमेशा याद रखिए। फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड कनेक्शन स्ट्रिंग, कई लोग इसे CS बोलते हैं, कई कुछ भी, आप कनेक्शन स्ट्रिंग बोलिए, याद रहेगा। और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स में स्क्वायर ब्रैकेट में आपको उसका नाम देना है और लिखना है कनेक्शन स्ट्रिंग। इट सेट्स द कनेक्शन स्ट्रिंग सिंपली, ओके। जो कनेक्शन स्ट्रिंग सेटिंग में कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का जो प्रॉपर्टी है वो क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में से उस कनेक्शन स्ट्रिंग को उठा के यहाँ सेव कर देगा। अगर ये नहीं करना है तो पूरा ये कोड उठाओ, यहाँ से ये पूरी स्ट्रिंग उठाओ और लिख दो, एक टेस्ट करते हैं, स्ट्रिंग मेरी कनेक्शन मेरी CS इक्वल टू, और यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। ये भी हो सकता है, पर क्योंकि हमको उस प्रोग्राम को हर, मतलब उस कनेक्शन स्ट्रिंग को हर प्रोग्राम में यूज करना पड़ेगा ना, ऐड करते समय, ऐड पेशेंट, ऐड डॉक्टर, तो इसीलिए उसे एक जगह पे सेव कर लिया और अब बस उसे कॉल कर रहे हैं। इससे क्या होगा, मान लो कहीं
इसमें कोई बदलाव हुआ डेटाबेस के नाम में या कहीं भी कुछ बदलाव हुआ, या हमें लोकल डेटाबेस को एक्चुअल डेटाबेस पे ले जाना पड़ा, तो वैसे हमें, अगर हम यहाँ पे हर पेज में प्रोवाइड करेंगे, तो वैसे हमें हर पेज में जा जाके उसे बदलना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर हमने उसे एक जगह स्टोर कर रखा है, तो कुछ भी बदलाव हुआ तो हम एक जगह बदलेंगे, और क्योंकि यहीं से उन सबको कॉल किया गया है, तो ये इन सब में वो चेंजेस अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये लाइन याद रखनी है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में उस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम एज अ इंडेक्स पास कीजिए, और डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी यूज कीजिए। इसमें कैपिटल का ध्यान रखिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर सी कैपिटल एम कैपिटल, कनेक्शन स्ट्रिंग्स सी कैपिटल एस कैपिटल, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग सी कैपिटल एस कैपिटल। तो ये एक लाइन ऑफ कोड है जो आपको याद करनी है। इस तरीके से अब आपका जो इंसर्ट पेशेंट पेज है, उसके कोड बिहाइंड को पता चल गया कि कौन से डेटाबेस से बात हो रही है। जब उसे पता चल गया, तो उसे, अब जैसे उसके पास वैल्यू है, तो एसक्यूएल कमांड वो उसी डेटाबेस में चलाने की बात होगी। तो यहाँ पे देखिए लिखना शुरू किया, इंसर्ट इनटू पेशेंट। अब इंसर्ट इनटू पेशेंट में कौन कौन से कॉलम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये देखिए, ये तो अभी तो हम लोग यही पढ़ ही रहे हैं तब से। कहाँ गया पेशेंट, ये फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ये सब कॉलम्स है। तो एक एक करके लाइन बाय लाइन वो कॉलम लिखना शुरू किए, और जितने भी कॉलम थे वो सारे ऐसे लिख डाले, ठीक है। इवन क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड भी लिख डाला, उसे हम गेट डेट से फिल कर देंगे। ये ज़रूरी नहीं है, आप इसे हटा सकते हैं, क्योंकि इनकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी गेट डेट है। बट यहाँ पे भी आप, जो एसक्यूएल में गेट डेट होता है ना, जैसे एसक्यूएल भाई से पूछते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट गेट डेट, तो एसक्यूएल भाई ने बताया कि आज की डेट 11 जनवरी है, अभी 7:49 हो रहा है। तो ये गेट डेट फंक्शन का काम है, अभी क्या हो रहा है वो बताओ। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इनकी वैल्यू कोई हम बाहर से लेके नहीं आए हैं, इनकी वैल्यू यहीं पे आई है, और फिर इस तरीके से हम वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, हमें पता था कि जो वैल्यू है वो इनमें सेव है, तो पता है हम वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दो सीधे, लिख दो कि जो, लिख दो कि txt फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट, वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं। वेरिएबल में वैल्यू सेव है, यहाँ लिख दिया फर्स्ट नेम की वैल्यू, लास्ट नेम की। पर ये जो होता है, ये हम प्रिपेयर्ड क्वेरी लिखते हैं इस तरीके से, ये एक ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर तरीका है आपके डेटाबेस में वैल्यू को इंसर्ट करने का। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे भी इस चीज़ को, या आगे आप एसक्यूएल इंजेक्शन और इस टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें यूज़र आपके फॉर्म के अंदर भी कोई स्क्रिप्ट लिख दे, मान लो यहाँ कोई स्क्रिप्ट लिख दे, या कुछ ऐसा लिख दे जो हम नहीं चाहते हैं, या यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी लिख दे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर 1 = 1, ऐसी कोई एसक्यूएल क्वेरी कभी कभी भर देते हैं लोग इंजेक्शन के लिए, जो हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो मैंने ऐसे ही छोटा सा इंट्रो दिया। तो वो जो है आपको यहाँ पे भरनी है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने भर दी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोन नंबर। तो यहाँ ऐड करके भरते, यहाँ हमने पैरामीटर को बनाया, फिर हमने एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का इस्तेमाल किया। सो ये इसके
यहाँ से हमें कनेक्शन स्ट्रिंग मिली और हमने कहा कि उस कनेक्शन स्ट्रिंग में सिर्फ इतनी चीज पड़ी है, सिर्फ इतनी लाइन पड़ी है। हम कह रहे हैं न्यू एसक्यूएल कनेक्शन कनेक्शन स्ट्रिंग में कर लो, यही तो कह रहे हैं कि जो नया कनेक्शन कर रहे हो वो इसमें कर लो। और इसको हम लोग कह दे रहे हैं कि इसको कौन नाम के वेरिएबल में सेव कर लो। तो वो पूछेगा कि ये कौन वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, तो हमने कह दिया एसक्यूएल कनेक्शन, इसका डेटा टाइप है ऐसा कुछ बताया। तो हमने यही कहा कि एसक्यूएल कनेक्शन कौन जो है उसमें, यानी उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे। न्यू का मतलब ऑब्जेक्ट बनाना होता है, इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द क्लास, बेसिकली उस क्लास का नया ऑब्जेक्ट बना रहे न्यू यूज करके। फिर अब ये हो गया, फिर दूसरा कमांड बनाना पड़ता है। ये जो एसक्यूएल कमांड है, तो ये कह रहे हैं कि ये एसक्यूएल कमांड है, न्यू एसक्यूएल कमांड है। एसक्यूएल कनेक्शन को एक पैरामीटर चाहिए होता है कनेक्शन स्ट्रिंग, और एसक्यूएल कमांड को दो पैरामीटर चाहिए होते हैं, क्वेरी क्या है यानी एसक्यूएल क्वेरी, और कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है। तो वो दोनों यहाँ से मिल रहे उसको। और बस इसके बाद हमने सारे पैरामीटर को उनकी वैल्यू के साथ में अटैच कर दिया। फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम के साथ, लास्ट नेम को लास्ट नेम के साथ, डेट ऑफ बर्थ को डेट ऑफ बर्थ के साथ, जेंडर को डीडीएल जेंडर सेलेक्टेड वैल्यू के साथ, एंड सो ऑन। फिर हमने कहा कनेक्शन ओपन करो और एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करो, यानी उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करो। और एग्जीक्यूट करने के बाद हमने रिस्पांस लिख दिया। ऑब्वियसली इसमें अभी कुछ वैलिडेशन हैंडलिंग और ये सब हम करेंगे, पर इतना कमांड लिखने के बाद जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, आपने देखा इस वीडियो की शुरुआत में कि फॉर्म के थ्रू जब हमने उन वैल्यूज को इंसर्ट किया तो डेटाबेस में वो वैल्यूज चली गई। इसको हम आगे कल फिर एक बार भी कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोगों को सबको ये कोड मैं शेयर कर दूंगा, आप सब लोग इस कोड को यूज करिए। मेक श्योर कि आपने अपने डेटाबेस में जो जो वैल्यूज लिखी हैं उस हिसाब से इसे लिखिए। आप लोग पहले एक फॉर्म बनाइए, उसके बाद उसका कोड बिहाइंड यूज कीजिए और उसमें इस पूरी सीक्वेंस को बनाइए एंड देखिए कि आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं। और फिर हम लोग उन इश्यूज को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर जिन लोगों का भी ये इंसर्ट हो जाता है तो वो ठीक इसी तरीके से ऐड डॉक्टर और ठीक इसी तरीके से ऐड पेशेंट, ऐड यूजर, जो भी पेजेस बनाने हो बनाएं। बेसिकली जब आप इसी कोड को 5-6 फॉर्म्स पे टेस्ट कर लेंगे तो ये आपको और अच्छी तरीके से समझ में आने लग जाएगा। आपको जिन चीज़ों पे ध्यान देना है वो ये सीक्वेंस है, यू हैव टू रिमेम्बर द सीक्वेंस। जितने यहाँ पे कॉलम के नाम हैं, जितने काउंट हैं, उतने वैल्यूज यहाँ पे भी होने चाहिए। सो मेक श्योर काउंट है सही होना चाहिए, ऑर्डर सही होना चाहिए, और फिर यहाँ पे उन सब के वैल्यूज के ऐसे बाइंड भी हम करेंगे, ऐड पैरामीटर्स टू कमांड भी हम करेंगे। पैरामीटर सीएमडी हम करेंगे, कमांड जो है उसमें एक पैरामीटर ऐड विद वैल्यू करो फर्स्ट नेम के साथ, टीएक्सटी फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये आप लोग ट्राई कीजिए एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास टू डिस्कस इट।